दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। ये कहानी है चंदर और तारा की। दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियों में पले बड़े युवा दिलों की, जो परिस्थितियों और समाज की सीमाओं में घिरे हैं, लेकिन उनमें अपने सपनों को जीने की तड़प है। चंदर एक पढ़ा लिखा खूबसूरत नौजवान है जो खुद को महानता के शिखर पर देखने की तमन्ना लिए हुए है। कभी राजनीति की गलियों में उतरता है तो कभी साहित्य के संसार में खो जाता है। वहीं तारा एक साधारण परिवार की सीधी सादी लड़की है, जिसके लिए कॉलेज जाना ही दुनिया की सबसे बड़ी आजादी का प्रतीक है। एक दूसरे के जीवन में उतरते हुए दोनों एक नए सफर की शुरुआत करते हैं, जहां प्रेम केवल रोमांस नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन बनकर उभरता है। लेकिन क्या समाज की सीमाएं और परिवार की मर्यादाएं उनके इस प्रेम को मंजिल तक पहुंचा पाएंगी? तो चलिए जानते हैं इस कहानी में। सितंबर बीते बीते बरसात समाप्त हो चुकी थी और आकाश निर्मल एवं नीला दिखाई देने लगा था। चंदन ने उन्हीं दिनों एक फिल्म देखी, जिसमें एक गोरा खूबसूरत नौजवान जिसको चलते हुए देखकर किसी का भी मन मोहित हो जाए। वह लाड प्यार में पला एक खाते पीते देहाती परिवार का लड़का था, जो बीए की शिक्षा ग्रहण कर रहा था और विश्वविद्यालय के पास एक मोहल्ले में किराए के एक कमरे में रहता था। उस फिल्म का मुख्य अभिनेता उन्हीं फिल्म लोकप्रिय नायकों की तरह था, जो सर्वगुण संपन्न होते हैं और उछल-कूद, फन, होशियारी, भावुकता का प्रदर्शन करके अंत में लड़की का हृदय जीत लेते हैं। फिल्में तो उसने बहुत देखी थी, लेकिन इसने उस पर गहरा असर डाला। कई दिनों तक वह सड़कों पर बेचैन घूमता रहा और अंधेरी रातों में आकाश एवं तारों की रहस्यमयता को निहारता रहा। उसके बाद वह शहर की उग्र राजनीतिक हलचलों में भाग लेने लगा। वह कभी किसी जुलूस या प्रदर्शन में शामिल होकर नारे लगाता, कभी किसी सार्वजनिक सभा में भाषण करता और 2 बार आगे बढ़कर उसने छात्रों की हड़ताल में हिस्सा लिया। इसी रास्ते से वह महानता के शिखर पर पहुंचेगा और अपने देश को महान बनाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह तेजी से साहित्य की ओर मुड़ा, क्योंकि किसी पत्रिका में एक कहानी पढ़कर उसे महसूस हुआ कि साहित्य का क्षेत्र ऊंची प्रतिभाओं से शून्य है। अब वह लंबी लंबी प्रेम कहानियां और कविताएं लिखने के साथ रत जगह करने लगा। उसने संपादकों के पास अपनी कुछ रचनाओं के साथ लंबे आशीर्वादी और व्यक्तिगत पत्र भेजे। जब कुछ रचनाएं लौट आई तो वह शहीदाना ढंग से व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराया कि ये लोग एक दिन उसके पैरों पर गिरेंगे। वह अब अपने से बेहद संतुष्ट रहने लगा और अब उसको एक सुंदर लड़की की जरूरत महसूस होने लगी, जो उसकी अद्वितीयता को देखकर प्रभावित होकर उस पर अपना जीवन न्योछावर कर दे। किंतु बहुत सी घटनाओं में तलाश करने के बावजूद जब उसे ऐसी लड़की नहीं मिली तो वह अत्यधिक परेशान हो गया, क्योंकि उतावलेपन में वह अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। एक दिन सवेरे जब तेज हवा चल रही थी तो अपने कमरे के सामने टहल रहा था, तो उसकी दृष्टि तारा की ओर गई, जो खुली छत पर खड़ी अपने बाल सुखा रही थी। वह उसी मकान में रहने वाले एक क्लर्क की लड़की थी, जिसके एक कमरे का वह किराएदार था। लड़की का रंग सांवला था, शरीर लंबा तथा दोहरा, जिसके अलावा और कोई खास बात उसमें न थी।
वो बार बार अपने बालों को झटक रही थी और उन पर धूप पूरी तरह से पड़ सके इसके लिए शरीर को बाईं ओर मोड़ लेती थी और कभी दाईं ओर। एक बार हवा इतनी तेज चली कि उसके बाल उड़ने लगे। ऐसा लगा जैसे काले सर्प भाग रहे हैं। उसका आंचल भी उड़ उड़ जाता, जिसको संभालने में उसको खेल का मजा आने लगा। वह शरारत से मुस्कुराई और तभी उसकी नज़र नीचे चंदर की उड़ गई और वो बेहद शर्मा सी गई। उसने अपने शरीर को सिकोड़ा और सर झुकाकर अंदर भाग गई। ये देख चंदर को बेहद आश्चर्य हुआ। उसने कभी सोचा भी न था कि उस लड़की में इतनी चंचलता देखकर उसे शेखी हो सकती है। कमल के नाल की तरह झूलती नंगी बाहें और हथेली की तरह मांसल शरीर, दरअसल उसने उस लड़की को कभी महत्व नहीं दिया था। यहाँ तक कि उसको ठीक से देखा तक नहीं था। हालांकि वह उसके घर के अंदर आता जाता था और उसके यहाँ दावतों और समारोह में कई बार शामिल भी हो चुका था। उसका ख्याल था कि वह एक बहुत गंदी सी और आलसी लड़की होगी, जैसे कि क्लर्कों की लड़कियों के बारे में उसकी राय थी। वह 3 मील पैदल चलकर कॉलेज पहुंचती थी, उतनी ही वापस भी लौटती थी। मामूली से कपड़े पहनती थी तथा घर में डांट फटकार सुनती रहती थी। यह सब सोचकर चंदन को उस लड़की पर इतनी दया आई कि वर्तमान में सामाजिक व्यवस्था के प्रति प्रबल आक्रोश से भर उठा। वह उस लड़की के भाग्य को सुधारेगा और इस तरह समस्त सामाजिक व्यवस्था पर क्रूर प्रहार करेगा तथा एक साधारण लड़की को प्यार करके देश के सामने अपनी महानता सिद्ध कर देगा। और इस महत्वपूर्ण निश्चय पर पहुंचकर उसको अपने ऊपर एक वीर नायक की तरह गर्व हुआ। वह बहुत ही आसानी से उत्साह एवं उमंग की मूर्ति बन गया। दूसरे दिन से ही उस लड़की को एक ऐसे प्रेमी की नज़र से देखने लगा जो अपने प्यार की खातिर बड़ा सा बड़ा त्याग करने को तैयार हो। जब वह कॉलेज जाने लगती तो वह साफ सुथरे कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आकर खड़ा हो जाता और कॉलेज से लौटने के समय भी वह मौजूद मिलता। कभी कभी वह दूर तक उसका पीछा करता, कभी रास्ते में ही खड़ा दिखाई देता और कभी कभी छुट्टी होने का समय देखकर कॉलेज के गेट के सामने व्यस्ततापूर्वक इधर उधर जाते हुए नजर आता। इसके बाद वह उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा। क्या समय है? आज देर से क्यों जा रही हो? कहीं कॉलेज में आज छुट्टी तो नहीं? ऐसे उखड़े उखड़े प्रश्न आंखों में दया, दुख और शहादत की भावनाएं तैरा करती। फिर तो उसकी गतिविधियां कुछ इस ढंग से बढ़ी कि लड़की को सचेत हो जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहले तो उसको अचंभा हुआ, फिर वह उसको विश्वास से देखने लगी। यहाँ तक कि कुछ ही दिनों बाद उसकी आंखों से अजीब भय झांकने लगा। उस दिन चंदर काफी आगे बढ़ गया जब वो अपने कमरे में बैठा था और तारा कॉलेज से वापस आई थी। चंदन ने पहले कमरे के दोनों दरवाजों के बाहर देखा और जब कोई ना दिख पड़ा तो गलियारे से जल्दी जल्दी गुजरती हुई तारा को उसने बुलाया। तारा ने उसको चौंक कर देखा, फिर उसका चेहरा फपक पड़ा और वो डरती डरती कमरे के अंदर आ गई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। चंदन ने कहा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है तारा? तारा ने कहा, ठीक चल रही है। कोई कठिनाई है? जवाब मिला, नहीं।
चंदन ने कहा, कठिनाई महसूस होने पर तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं कोई भूत नहीं हूं। बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं देख सकता। तारा झुके झुके सर से हामी भरती रही। चंदन ने उठकर कमरे में 2 बार चहलकदमी की। फिर वह तारा के एकदम निकट आकर बोला, तारा, तुमको डरना नहीं चाहिए, अपने को हीन नहीं समझना चाहिए। तुम में बहुत सी अच्छाइयां हैं, डरने की जरूरत ही क्या है। उसकी बातें सुनकर तारा पर न जाने कैसा असर हुआ। उसका चेहरा रुदन की हल्की लकीरों में खो गया और अचानक झटक कर वो कमरे से बाहर निकल आई। तारा जल्दी से अपने कमरे में आई। उसने किताबें रखी और बैठकर चुपचाप आंसू पोंछने लगी। वह सचमुच अपने को बहुत छोटा महसूस करने लगी। उसे लगा कि किसी ने संकेत करके बता दिया हो कि उसका स्थान कहाँ है। वह अपने माँ बाप की प्रथम भूख प्यास की लड़की थी और उसको कभी बहुत लाड प्यार भी मिला था। उसका दिमाग बहुत अच्छा था और अपने इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पास करती रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसका परिवार की संख्या बढ़ती गई और बाजार में जरूरी सामान की कीमतें चढ़ती गई और उसके परिवार पर काली छाया मंडराने लगी। इस वजह से अब घर में रोज लड़ाई झगड़ा होने लगा। मामूली सी बात पर गाली गलौज और पिता नाराज होकर घर से बाहर निकल जाते। कभी माँ खाना पीना छोड़कर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती। स्वयं उस पर भी रोज डांट फटकार पड़ती रहती। उसको घर के काम छाती फाड़ कर करने पड़ते थे, बच्चों को संभालना पड़ता और छोटे भाई को गोद में लादना पड़ता था। ऐसे ही कई बार उसकी पढ़ाई छुड़ाने की बात आई, जिसके लिए कई बार उसकी माँ ने जिद ठान ली, लेकिन उसके पिता की वजह से ऐसा नहीं हो पाता था, क्योंकि वो जानते थे कि बिना पढ़ाई लिखाई के शादी नहीं हो पाएगी और यदि शादी जल्दी ना भी हो तो लड़की अपने पैरों पर खड़ी तो हुई ही जाएगी। लेकिन घर के घुटन भरे वातावरण में उसकी उमंग को समाप्त कर दिया था और वो घर तथा काम से भागने लगी। जब कॉलेज जाने का समय होता तो उसके साथ उत्साह भरा माहौल होता। उसके पैरों में अजीब सी स्फूर्ति आ जाती और वो सारा काम जल्दी निपटाकर बाहर निकल जाती। घर से बाहर निकलकर उसको अजीब सी शांति महसूस होती थी। काश वो अपने घर कभी ना आ पाती और इसी तरह सड़कों पर घूमती रहती। लेकिन शाम को जब वो घर लौटती तो उसे महसूस होता कि मानो उसके पांव में मन भर बोझ बांध दिए गए और हृदय पर एक भारी शिला रख दी गई। कैसी मजबूर और कैसी हीन भरा जिंदगी थी। उसका रोना सिसखारियों में बदल गया, जिसके थमने पर वह चंदन द्वारा की गई बातों को सोचने लगी। उसको एक अजीब ताजगी और नवीनता का अनुभव होने लगा तथा यह भी कि उसका भी कुछ महत्व है। बादलों की तरह निरुद्देश्य भागते हुए उसके मन को एक ठोस आधार प्राप्त हुआ था। देखते ही देखते सब उलट पुलट हो गया और उसके मन में एक प्रबल आंधी चलने लगी। रात में वो चारपाई छोड़कर चुपके से खुली छत पर आ जाती और अंधकार में कुछ तलाशने की कोशिश करती। लगातार
बरसते हुए पानी को देखकर उसकी आंख भर आती और कुछ ही दिन बाद वह कुछ पूछने के बहाने किताब लेकर चंदर के कमरे में पहुंच जाती और शीघ्र ही इस पूछने और बताने के बीच प्यार का नाटक खेला जाने लगा। धीरे धीरे वे छिप छिप कर मिलने लगे, कभी रात के अंधेरे में और कॉलेज के फाटक में। चंदर कभी पूछता था, मेरा साथ दोगी? तारा शर्मा जाती और कहती, मैं नहीं जानती। चंदर कहता, नहीं, मैं साफ साफ बात सुनने का आदी हूं। तो तारा ने कहा, दूंगी दूंगी, मैं दुनिया को दिखा दूंगा। चंदर गर्व से कहता था। इसके बाद चंदर बहुत ही ऊंचाई से अपना जीवन दर्शन पेश करने आ जाता। उसकी बात मेरे विचार में या मैं सोचता हूं यहां से शुरू होती थी। उसको पूरा विश्वास था कि वह एक महान क्रांतिकारी परोपकारी का कार्य कर रहा है, जिसमें अपनी पूर्ण विजय और सर्वोच्चता की बात सोचकर वह सारे समाज को अपने शत्रु के रूप में कल्पना करने लगता। अपने प्यार को लेकर वह निरंतर संघर्ष और लड़ाई की बात सोचता था और इसीलिए तारा को तैयार करना चाहता था। तारा, तुमको बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। तुमको किसी से डरना नहीं है। तुमको अधिक से अधिक परिश्रम करके अधिक से अधिक पढ़ना है। किसी के सामने आने पर सर झुकाने की जरूरत नहीं है। मैं सबको देख लूंगा। तारा, मुझे योग्य और स्वाभिमान स्त्रियां पसंद है और तुम्हें मेरे विचारों के योग्य बनना है। इसी तरह जाड़ा और गर्मी बीत गई और फिर बरसात आ गई। तारा इंटरमीडिएट पास कर बीए में पहुंच गई। इन कुछ महीनों में चंदन के प्यार और विचार ने उसके जीवन को संपूर्णतः बदल दिया था। उसकी आंखों में सदा एक चमक दिखाई देती, जैसे प्रातःकाल पूर्वी क्षितिज का अंधेरा फट जाता है। उसने अपने और जीवन के दोषों को नई दृष्टि से देखा और वह जल्दी चंदन के अनुकूल बनने के लिए उत्सुक हो उठी। उसके होठों पर सदा एक मधुर और विश्वासपूर्ण मुस्कुराहट छाई रहती और वह उत्साह, स्फूर्ति, स्नेह और सद्भाव की मूर्ति बन गई। वह तड़के ही उठ जाती थी, घर की सफाई करके खुद नहाकर अंगीठी जला देती और समय पर नाश्ता करके सबको आश्चर्यचकित कर देती। उसने दूसरों की अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने सबके कपड़े प्रेस करने, पिताजी तथा छोटे भाइयों के जूते पॉलिश करने तथा माता का आधा काम करने का नियम बना लिया। अब माँ सवेरे नियमित रूप से पानी भरे लोटे में रखी नीम की दातुन तथा भोजन के समय सबको प्याज और चटनी अवश्य मिल जाती। वह छोटे भाई बहनों को समय पर उठाकर तैयार करा देती और उनको खिला पिलाकर पढ़ने के लिए बिठा देती। और जब कॉलेज जाती तो उसका मन सदा चंदर के प्यार से पुलकित रहता और वह अपनी सहेलियों के सामने भी बातचीत में सदा चंदर के विचारों को दोहराती रहती। उसका जीवन एक महान दिलचस्पी, विश्वास और प्रतिज्ञा में परिवर्तित हो गया था। एक दिन जब वो कॉलेज से लौटी तो उसकी माँ उसके छोटे भाई पप्पू को गालियां दे रही थी। माँ, यह ठीक नहीं है, तारा ने कहा। क्या ठीक नहीं है? गालियां देना। अरे मेरी भौजी, तू मुझे सिखाने चली है? आओ तो झाड़ू से बात करूं। तारा का मुंह क्रोध से तमतमाने लगा और आंखें चमकने लगी। उसने झंझनाती आवाज में कहा, आप मेरे प्रति ऐसी जबान में नहीं बोल सकती।
क्या तेरी ये हिम्मत? मैं अब बड़ी और जिम्मेदार हो गई हूँ, मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, तारा ने कहा। उसकी माँ बोली, अरे पप्पू, बुला अपने बाप को, आने दे उनको, मैं तेरा दीदा नवाती हूँ। बाप रे, ये लड़की हाथ से निकलती जा रही है। ठहर जा, मैं तेरा पढ़ना लिखना छुड़ाती हूँ और इसी साल तुझे घर से भगाती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तारा ने दृढ़ स्वर में कहा। क्या कहा तूने? तू शादी नहीं करेगी? उसकी माँ बोली। नहीं। नहीं तो क्या करेगी? छाती पर मूंग दलेगी? मूंग क्यों दलूंगी? मैं अधिक से अधिक पढ़ूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी। मैं अपनी समस्या खुद हल करूंगी, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पढ़ूंगी? माँ होठ विकृत करके बोली। तू पढ़ेगी क्या? सारे खानदान की नाक कटाएगी। रह, जवान लड़के का मजा चखाती हूँ। उसके बाद उसकी माँ ने पास में रखे एक डंडे को उठा लिया और आगे लपक कर उस पर प्रहार करने लगी। तारा पहले चीखी, इसके बाद काठ की तरह खड़ी होकर मार खाती रही। उसका मुंह लाल हो गया था और आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। आंसुओं से भीगे हुए होठों में वो बुदबुदाई, मारकर तुम मेरी जान ले सकती हो, लेकिन मेरे विचारों को बदल नहीं सकती। तारा ने भोजन त्याग दिया। वह पहले की तरह सब काम करती रही, लेकिन अन्नू को हाथ न लगाती। पहले तो मान जिद में कुछ न बोली, लेकिन जब 2-3 दिन बीत गए तो माथा ठनका। इसको पता नहीं इधर क्या हो गया है, कहीं सचमुच जान ना दे दे। इसके लक्षण मुझे समझ में नहीं आते। देर तक बनाव श्रृंगार करती रहती, बातों में भी बुजुर्गों की तरह मैच्योरिटी दिखाती। लड़की को यह सब शोभा नहीं देता। इज्जत आबरू के साथ दिन कट जाए यही बहुत है। अब उसने यह बात सब तारा के पिता को बता देना उचित समझा और स्वयं रोने लगी। तारा के पिता ने पहले अपनी पत्नी को बहुत फटकारा, फिर वह तारा के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने साफ साफ बात करना उचित समझा। प्रश्न पर प्रश्न तारा पहले से हिचकिचाई, लेकिन पिता से कहा कि वह पढ़ी लिखी लड़की है, वह उसे साफ साफ बातें सुनना चाहते हैं। पिता की स्वर में अपार सहानुभूति थी। तारा अपने आप को रोक ना सकी, उसने सब कुछ बता दिया। उसकी हिचकियां बढ़ गई। पिता का चेहरा गंभीर हो गया और वो वहां से उठाए। वह टहलने लगे चुपचाप। कभी यह लड़की इतनी छोटी थी और आज बड़ी होकर ऐसी बातें कर रही है। जमाना कितना बदल गया है। क्या ऐसा हो सकता है? काश ऐसा हो सकता। विभिन्न जातियों के बीच आज शादियां होने लगी हैं। इसमें क्या खास बात है? फिर वह तिलक दहेज से बच जाएंगे, जिसके लिए कर्जे के अलावा कोई और चारा नहीं। लड़का बुरा नहीं है। ये बात वो देर तक सोचते रहे, फिर भी किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि तर्क एवं सच्चाई के सहारे जब वो 2 कदम आगे बढ़ते थे, पुराने संस्कार उनके कदम पीछे खींच लेते थे। रात में देर तक पति पत्नी खुसुर फुसुर करते रहे। बीच में पत्नी रोई चिल्लाई, फिर पति देर तक समझाते रहे। दृढ़ आवाज, तर्कसंगत बातें, नए जमाने के विचारों को स्वीकारने की दलीलें। पत्नी का विरोध मंद पड़ने लगा। फिर पता नहीं कब से सब कुछ खामोशी में खो गया। तारा सारी बातें छिपकर सुन रही थी। जब वे सो गए तो वह चुपके से पैर दबाकर निकली। खुशी के मारे उसकी देह थरथरा रही थी। चंदन को वह
कब यह सुनाओ पाएगी। चारों ओर घने अंधेरा था। हवा गुमसुम थी, जैसे किसी षड्यंत्र में लीन हो। चंदर अभी सोया नहीं था। दरवाजे की खटखटाहट सुनते ही उसने दरवाजा खोल दिया और हाथ बढ़ाकर तारा को अपने पास खींच लिया। मैं आज बहुत खुश हूं, तारा ने मुस्कुराकर कहा। उसकी आंखें प्यार से चमक रही थी। क्या बात है? चंदन ने लापरवाही से पूछा। मिठाई खिलानी पड़ेगी। जरूर, अब बताओ। पिताजी राजी हो गए हैं। राजी हो गए हैं? क्या मतलब? चंदर कुछ समझ नहीं पाया था। तारा ने विस्तार से सब बात बताई। उसके स्वर में उमंग की तेजी और चमक थी। पर चंदन का चेहरा सहसा फपक पड़ा। उसने अपने आप को आलिंगन से मुक्त करा लिया और खिड़की के बाहर अंधेरे में देखने लगा। शादी? वो अपने को महान समझता था और उसकी कल्पना थी कि उसका प्यार महान संघर्ष, महातूफान और महान कुर्बानी के दौर से गुजरेगा। उसके प्यार की ऐसी साधारण परिणति होगी, उसने ऐसा कभी सोचा भी न था। उसका चेहरा देखते ही देखते कठोर हो गया। क्या बात है? तारा डर गई। यह धोखा है, उसने घृणा से मुंह बिचकाते हुए कहा। क्या धोखा है? तुम धोखेबाज हो। तुमने शुरू से आखिर तक मेरे साथ धोखा किया है। क्या धोखा किया है? आप बताते क्यों नहीं? तारा ने रुहासे स्वर में कहा। हाँ, किया है। इसी के लिए तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, पर मैं आज समझ गया कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकती। तुमसे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। बड़ा काम? और कैसे हो सकता है? तारा का चेहरा अपमान से तमतमाने लगा। बड़े काम करने के बड़े तरीके होते हैं, उसके लिए बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तुम उनके काबिल नहीं हो। अब मैं समझ गई। तारा के स्वर में तीखापन था। क्या समझ गई? आप मुझे प्यार नहीं करते। आप प्यार कर ही नहीं सकते। क्या मतलब? संदर्भ ने चौंक कर कहा। मतलब स्पष्ट है। प्यार की चरम परिणति है शादी। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष और कुर्बानियां दी जाती हैं। लेकिन जब यह मंजिल प्राप्त हो जाती है तो आपको खुशी नहीं होती। इसका अर्थ है कि आपके संघर्ष की बातें जिम्मेदारियों से बचने और स्वार्थ को छिपाने का बहाना है। मैंने तो जीवन के आरंभ से ही संघर्ष किया है। आपने क्या किया? आप भूख जानते हैं? आपको गरीबी, जलालत, घुटन, निराशा का पता है? साफ तो यह है कि आपको एक नारी देह की जरूरत है और जरूरत है अपने अहंकार की तृप्ति की। तुम वाहियात बातें कर रही हो, चंदन ने घूर कर कठोर स्वर में कहा। हाँ, वाहियात बातें कर रही हो, तारा और भी तीखी आवाज में बोली। लेकिन आज सब कुछ सुनना पड़ेगा। मैं आपको कितना प्यार करती हूँ यह बता नहीं सकती, लेकिन आज आपकी भी गलत बातों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपका भी ऐसा ही कहना है। आपके लिए तो मैं बड़ा से बड़ा त्याग करने को तैयार थी, लेकिन इधर मैंने यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि आप केवल अपनी बातों को महत्व देते हैं, दूसरे की भावनाओं की आपको कतई परवाह नहीं। कितनी बार मेरी इच्छा हुई कि आपसे अपने मन की बातें कहूं, अपने दुख सुख की, अपनी कल्पनाओं की, भविष्य की। कई बार मैं कोई अच्छी किताब पढ़कर आती और उसके बारे में आपसे बातें करना चाहती थी, लेकिन आप मेरी हर बात को काटकर अपनी बातें शुरू कर देते थे। वही उपदेश, वही छात्र आंदोलन के अनुभव। आपको दो ही बातों से मतलब है, एक मेरी देह से
और दूसरे मुझे उपदेश देने से। मैं मेहनत करूं, मैं कुर्बानी देने को तैयार हो जाऊं। आप क्या करोगे? आप क्या मेहनत करते हैं? बात तो यह है कि आप सदा हवा में उड़ते रहना चाहते हैं, और आज जब मैं जमीन पर उतरने का मौका आया है, त्याग करने का समय आया है, तो आप जान बचाना चाहते हैं, इसलिए आप नाराज हैं। अपने लिए मौजपूर्ण, गैर जिम्मेदार और दूसरों के लिए परिश्रम, कर्तव्य और जिम्मेदारी, यही आपका जीवन दर्शन है। पर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया? खैर, आप यह बात गांठ बात कर रख लीजिए कि मैं किसी की दया पर निर्भर नहीं रहना चाहती। अंत में अपनी बातें रुदन में बिखर गई और वो तेजी से बाहर निकल गई। चंदर कुछ देर तक कमरे में सुन्न खड़ा रहा। ऐसी उम्मीद उसको न थी। कुछ क्षणों के लिए उसको लगा कि तारा की बातें सही हैं। तब वो अपने को बहुत ही छोटा महसूस करने लगा, लेकिन शीघ्र ही उसने अपने को इस भावना से मुक्त कर लिया। अब उसका मुंह क्रोध और घृणा से विकृत हो गया। एहसान करने का यह फल मिलता है। जिसको उसने कीचड़ से निकाला था, अब वह उसी पर प्रहार कर रही है। यह है दुनिया। उसने अंधेरों में थूका और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। दोस्तों, ये थी कहानी चंदर और तारा की। समय की परतें खुलने के साथ चंदर और तारा के जीवन की राहें भी बदल जाती है। चंदर अपने सपनों और विचारों के बीच में खोया रहता है और तारा को वह प्रेरणा देता है जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। परंतु जैसे जैसे वो अपनी जिंदगी के संघर्षों से जूझती है, उसे एहसास होता है कि केवल एक स्वप्न नहीं बल्कि एक वास्तविकता भी होती है जिसे जीना होता है। अपने अपने रास्ते खुद खोजते हुए वे दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन उनके विचार और भावनाएं अब भी एक दूसरे में जिंदा रहते हैं। कहानी का अंत चंदर और तारा के आत्मिक प्रेम की उस ऊंचाई पर होता है जहां भले ही उनके रास्ते जुदा हो चुके हों, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें एक ही संगीत में बंधी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही और अन्य कहानियां सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, और हमसे जुड़े रहें और हमें सुझाव देते रहें कमेंट के द्वारा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।